बुजुर्ग कहते हैं कि कर्जा, संबंधों में तनाव और बीमारी अगर एक बार ये पीछा करना शुरू कर दे तो इंसान जो है परेशान हो जाता है, वो दिक्कतों में आ जाता है। और बीमारी भी अगर लाइलाज हो या जिसका कोई निदान ना हो या एक लंबी बीमारी हो तो वो और ज्यादा परेशान करती है। आज हम एक ऐसी ही बीमारी के बारे में डॉक्टर विकास गौतम, प्रोफेसर हैं पीजीआई चंडीगढ़ में, उनसे जानते हैं। उन्होंने एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म खोजा है जो कि काली खांसी, छोटे बच्चों में जो बीमारी होती है उसके बारे जानकारी देगा कि जिसे हम रिस्पॉन्सिबल मानते थे बैक्टीरिया को, वो बैक्टीरिया उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि एक दूसरा बैक्टीरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए हम डॉक्टर विकास गौतम से जानते हैं कि किस तरह से ये खोज हुई और ये बीमारी बैक्टीरिया किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू संजय जी। जो हम इसे काली खांसी हम कहते हैं, पर्ट्यूसिस बोलते हैं, इसका नाम वूपिंग कफ है, इसका नाम 100 डेज कफ है। तो ये कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस बोलते हैं। अब जो हमारे इस अनुसंधान से निकला है कि हमने देखा 900 से ऊपर सैंपल हमने टेस्ट किए अलग अलग स्टेट से, और उसमें फिर ये पाया कि जो अभी तक आज तक बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस जिस इन्फेक्शन को कर रहा था, अब वो पर्ट्यूसिस तो हमारा वैक्सीनेशन से कंट्रोल में आ गया और हमारा जो परसेंटेज है वो भी लो हो गई, 15-20% से 2 से 5% पे आ गया। लेकिन एक जो अब फाइंडिंग इसमें निकल के आई है जो इम्पोर्टेंट है कि अब वो पर्ट्यूसिस की जगह दूसरा स्पीसीज है कि बॉर्डेटेला होल्मेसाई, वो अब इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ओके। अब उसमें एक सिंपल एग्जाम्पल एक लेमैन के समझने के लिए कि जैसे आपके दो भाई हैं, तो पहले ए जो है वो इन्फेक्शन कर रहा है तो आपने उसके विरुद्ध अपने एंटीबायोटिक और वैक्सीन वगैरह को वो किया, तो ए तो आपके कंट्रोल में आ गया, तो अब बी ऊपर आ गया जी। तो ये इस प्रकार से ये जो इन्फेक्शन है ये अब इस रिसर्च में निकल के आई है कि अब वो तो हमने कंट्रोल कर लिया, बट ये क्योंकि ये लड़ाई हमेशा बैक्टीरिया और ह्यूमंस के बीच रही है कि कौन स्मार्ट है, तो हम इधर से अपना नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं और उधर से ये जो बैक्टीरिया भी है वो अपने अपने नए नए तरीके निकालता है। तो अब ये इस प्रकार से ये फाइंडिंग अब निकल के आई है। अगर हम काली खांसी के बारे में बात करें, जिसको लेके बात हो रही है, तो काली खांसी किस तरह से जो है प्रभावित करती है और कौन सा एज ग्रुप इसमें प्रभावित रहता है? हाँ जी, जो काली खांसी है इसे हम जैसे हम जानते हैं तो अर्ली 20th सेंचुरी में भी कि इसको बच्चों का रोग माना गया है। अब इस स्टडी के अंदर एक और दूसरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग निकल के आई है कि आपका जो ये इन्फेक्शन बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस जो पहले काली खांसी को करने वाला जो कीटाणु था, वो 1 साल के बच्चे 1 से 5 साल के बच्चों में करता था, लेकिन सरप्राइजिंगली ये बड़ी अलार्मिंग है कि आपका ये एज ग्रुप बड़े बच्चों में कर रहा है, 5 से 10 साल के बच्चों में। तो ये हमें अब कंट्रोल करना पड़ेगा, या तो ये है कि वैक्सीन जब आपकी वेन ऑफ होती है तो उसके बाद फिर से आपकी इम्यूनिटी कम हुई और ये दूसरा कीटाणु जो है आपका ये इन्फेक्शन करना शुरू कर दिया। अच्छा, जो बच्चों के माता पिता हैं उनके लिए ये संदेश है कि जो आपने पूछा कि कैसे इसके लक्षण आते हैं और जैसे हैं, तो ये जो काली खांसी शुरू ऐसे ही होती है, हल्का हल्का बुखार आएगा, आपका रनिंग नोज होगा और खांसी आपको रहेगी, लेकिन अगर वो लंबी चलती है जैसे 5-7 दिन से ऊपर, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास वो करना चाहिए कि इसका मतलब वो नॉर्मल वायरल फीवर नहीं है। ये इसके लक्षणों की तरफ चला जाता है कि 1 से 5 हफ्ते तक ये फिर बढ़ता जाएगा। और जो नाम इसका जैसे पड़ा है वूपिंग कफ, तो उसमें क्या रहता है कि मल्टीपल आपको वो बच्चे को खांसी आती है और उसके बाद वो सांस लेना चाहता है, तो जब वो सांस लेता है गहरा तो वूप करके जो नॉइज आती है उससे इसका नाम वूपिंग कफ पड़ा। तो अब ये है कि अब हमें एक बैलेंस करना है कि हमने एंटीबायोटिक अननेसेसरीली भी नहीं लेने, क्योंकि अगर हम WHO गाइडलाइंस देखें तो उसमें साफ लगे कि वायरल के अंदर आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेना। तो लेकिन अगर ये उस तरफ अंदेशा करे तो वो डॉक्टर जान पाएगा कि ये क्या ये काली खांसी के लक्षण है इस बच्चे में, तो आप उसके लैब टेस्ट होंगे और उससे हमारा डायग्नोसिस निकल के आ जाएगा। फिर आपको तुरंत अपने एंटीबायोटिक शुरू करने, नंबर 1। नंबर 2 कि जो कई माता पिता क्या करते हैं कि आपके कोर्स पूरा नहीं करते, तो आपको वो नहीं करना, क्योंकि फिर उसमें आपको पूरी तरह से रोग ठीक नहीं होगा और फिर दोबारा से होने का एक बार हो भी गया तो इसलिए पूरा अपना करना है। और जितना हम टाइमली डॉक्टर के पास जाके अपना डायग्नोज करवा लेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लेंगे, तो फिर
हमें इसमें फिर दिक्कत नहीं आती। जनरली कितनी देर का कोर्स इसमें काली खांसी में रहता है डॉक्टर साहब? वो आपका निर्भर करता है आपकी स्टेज पे डॉक्टर के पास गए, नहीं तो 5, 7, 10 दिन तक के अंदर ठीक हो जाता है नॉर्मली। और अगर काली खांसी की बात करें तो कौन सा इलाका, अगर हिंदुस्तान का देखें या वर्ल्ड का, कहाँ कहाँ पे ये ज्यादा प्रभावित करती है ये बीमारी? इसमें ऐसा है कि आपकी ये जो प्रेवलेंस है वो आपकी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म सी प्रेवलेंस है आपकी ओके। हर स्टेट में, क्योंकि जहां आपकी वैक्सीनेशन हाँ कमज़ोर है वहां पे आपको इसका ज़्यादा वो मिलेगा। बट अभी तो सरकार ने काफ़ी जोर दिया हुआ है और साथ में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी वैक्सीनेशन के ऊपर, तो हम काफ़ी कवरेज, तभी जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अब हमने जब स्टडी किया इसको तो 2015 से हम ये वो कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 10 साल से ऊपर हो गए। तो हमारा जो इंसिडेंस था वो हम अलग अलग स्टेट से ले रहे थे, आपके जो लद्दाख, JNK, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, MP, तो राजस्थान, तो वो 15-20 से घटकर सिर्फ 2 से 5% रह गए इन सारे नॉर्थ उत्तर भारत को। पहले कितना था? पहले 15 से 20% था। ओके। और अब वो उसका 1/10 रह गया। तो लेकिन फिर उसमें यह हुआ कि जो 1/10 रह गया तो वो पर्ट्यूसिस तो कंट्रोल में आ गया, लेकिन ये वाला नया बैक्टीरिया जो स्पीसी पहले कॉमन नहीं था इतना, अब वो वाला प्रजाति जो है वो इन्फेक्ट कर रही है। जी। एक आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करी डॉक्टर साहब। जनरली होता ही है कि डॉक्टर के पास गए और उन्होंने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दिया, या कई लोग अपने आप भी एंटीबायोटिक लेते हैं, ये एक और परेशानी है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इससे किस तरह का असर जो है इलाज के ऊपर पड़ता है? वो देखिए, उसमें ऐसा है कि हमें पहले ये श्योर होना है कि एंटीबायोटिक जो हमारा एंटीबैक्टीरियल कहने को, क्योंकि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो जो एजेंट है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाला हो, और इन्फेक्शन भी जो बच्चे में है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हो। क्योंकि जनरली जैसे मैंने बताया आपको कि जो लक्षण है वो वायरल फीवर से भी मिलते जुलते हैं जी। तो अगर वो सिंपल वायरल फीवर है और उसमें एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान है इन एंटीबायोटिक से। हमें ये समझना चाहिए कि जो आपके सिंपल टर्म्स में कि जो आपके अच्छे बैक्टीरिया हैं, हर एक इंसान के गट में अच्छे बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं जी। और अब तो उनके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है, उनके मल्टीपल रोल्स हैं आपकी सेहत में, आपकी इम्यूनिटी में, इवन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अब उनको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। तो वो अच्छे बैक्टीरिया आपके मर जाते हैं अगर आप एक वायरल में ले रहे हैं और एंटीबायोटिक, और आपका सारा वो सिस्टम आपका पूरा बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है जी। लेकिन अगर आपकी यहाँ बैक्टीरियल है तो लेकिन वो बैक्टीरिया के लिए भी आपको जो मोस्ट सूटेबल एंटीबायोटिक है एज पर गाइडलाइन जो आपको आपका डॉक्टर आपको बताएगा वो आप लीजिए और पूरा कोर्स कीजिए। जी जी। डॉक्टर साहब, एक और चीज लोगों के दिमाग में रहती है कि वायरल इन्फेक्शन जो है, वायरल इन्फेक्शन का एक इंक्यूबेशन पीरियड है और वो उतना तो रहेगा। हाँ जी। और आजकल खास तौर से देखा जा रहा है, जब से ये कोरोना का फेस आया था उसके बाद से देखा जा रहा है कि जुकाम भी इवन अगर हो रहा है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा लंबा है। तो इसकी क्या वजह है? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट टच किया है। वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पहले अगर हम पीछे चले जाएं कुछ 15-20 साल पहले तो आपका जनरली जो वायरल फीवर आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि वो जनरली 4-5 दिन में ठीक हो जाता था पहले। जी। लेकिन आप ठीक कह रहे हो, अब जो है वो टाइम लगता है, नॉट ओनली इन वायरल इवन इन बैक्टीरियल। मैं अगर एग्जांपल लूं तो टाइफाइड की, तो इसमें भी अब वो क्या कारण है कि हमारे, क्योंकि ये मल्टी फैक्टोरियल चीज है, इसमें अंदर आपकी डाइट कैसे है, आपकी इम्यूनिटी कैसे है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे उन चीजों पे आ रहे हैं जो हमारी पहले पुरानी चिकित्सा पद्धति में दी जाती थी कि आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रखिए, आपको बीमारी ना पकड़े। जैसे मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ कि आपका अगर कोई जख्म हो गया है तो अब इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो डीलिंग में वो अब इम्यून बूस्टर देते हैं साथ में जी, एक सिंपल जख्म को हील करने के लिए जी। तो वो चीज़ है कि इसलिए मतलब अब हम जो पहले कहते थे कि आप इम्यूनिटी के लिए च्यवनप्राश खाइए, मतलब इट वाज एन इम्यून बूस्टर ओनली, इट्स एन इम्यून बूस्टर। तो वो है कि आपको इसीलिए अपने शरीर को आपको तंदुरुस्त रखना है ताकि आपको आगे ये बीमारियां ही ना पकड़ पाए। और अगर वो है भी तो हम कई बार देखते हैं कि हमें बड़ा चैलेंज आता है जहाँ हमारे जो मरीज हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है जी, जो हमारे कैंसर के मरीज हैं, मैलिग्नेंसी के मरीज हैं जी, तो उनके अंदर हमारे को
क्योंकि उनकी बॉडी फाइट करने की ताकत नहीं है। तो ये चीजें फिर हमें हर तरफ से फिर ये देखना पड़ता है। और डॉक्टर साहब एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि एक वक्त था, अभी जैसे कोरोना पीरियड के अंदर ही एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज्यादा लिखा गया, और उससे पहले जो है एक रामबाण दवा मानते थे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, तो ये एंटीबायोटिक्स थे, और केमिस्ट के पास गए और वहां से खुद भी लेके लोगों ने खाना शुरू कर दिया। तो इसको लेके क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी यही चर्चा का विषय कल हो रहा था। वो भी हमारे नॉन मेडिकल पर्सन है, तो वो भी कहते हैं कि हमारा गला खराब होता है तो हम वो ले लेते हैं, जो गोली एक बार लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन जी, और 3 दिन ले लिया बस, और वो करके। अब वही चर्चा हो रही थी कि आप अगर WHO गाइडलाइंस उठा के देखें तो उसने क्लियर कट बोला हुआ है कि आपको सोर थ्रोट में, डायरिया में जी, आपको कभी भी कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना जी, और सोर थ्रोट में फ्रांस ने अर्ली 2000 में जितने कफ सिरप कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स थे वे सब बैन कर दिए थे। जी, कब से उन्होंने? जी, 25 साल पहले। जी, क्योंकि जो आपका सोर थ्रोट है वो आपका वायरल है 99%, और ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है कि आपका अगर 3 दिन में नहीं ठीक हुआ तो कोई हमारे वो अधिक संकट बन जाएगा। तो उसमें हम जाके अगर नहीं ठीक हुआ 3-4 दिन में अपना लैब टेस्ट करा सकते हैं उसमें, और हम उसके अकॉर्डिंगली अगर ज़रूरत है तो हम एंटीबायोटिक उसमें दे सकते हैं। और दूसरी बात है, एक ये जो दूसरी गलती हम करते हैं वो करते हैं एजिथ्रोमाइसिन लेने की। सोर थ्रोट में 99% तो आपका वायरल हो गया जी, अब जो बैक्टीरिया उसके अंदर कर रहा है वही बैक्टीरिया आज तक पूरी इस धरती पे है जो आज तक रेजिस्टेंट नहीं हुआ सिंपल पेनिसिलिन को। और उससे एक अलग शोध चल रहा है कि ऐसा इसमें क्या है जो कि आज तक ये पेनिसिलिन को रेजिस्टेंट नहीं हुआ, और ना ही हम इवन PGI से हम कभी उसकी सेंसिटिविटी चेक नहीं करते जी, हम सिंपल लिखते हैं ये उसका नाम है और सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, तो आपको उसके अंदर सिंपल पेनिसिलिन लेनी होती है। तो मतलब आपने ये थोड़ी गहराई वाली चीजें छेड़ दी हैं, बट एक आम व्यक्ति के लिए थोड़ा सा ये समझना आसान हो जाएगा कि मेरे को एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। अब दूसरा आपने नाम लिया सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। जी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपने बताया कि हम जाते और केमिस्ट से ले आते हैं। जी, अब देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपकी यूके गाइडलाइंस देखेंगे तो इसमें एक इसका साइड इफेक्ट पहले से ही उस पर डिबेट चलती रही थी कि ये टेंडन को तोड़ देता है, टेंडन रप्चर हम जिसको बोलते हैं। और अब वहां पे गाइडलाइन हो गई है कि अगर आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन किसी मरीज को देना है तो आपको उसको बताना है कि आपको ये नुकसान हो सकता है। अब आप समझ रहे हैं कि कितना साइड इफेक्ट है साइड इफेक्ट्स, और हम ऐसे उसको पॉप अप कर लेते हैं। जी, जी, और दूसरी बात जो अब एक पेपर अब पब्लिश हो चुका है, रिव्यू किया था जी, कि उसमें स्टडी की कि 1 से 5 साल के बच्चों में अगर आप एक बार कोर्स एंटीबायोटिक का देते हैं 5-7 दिन का, जी, तो वो 15 साल की आयु के बाद उनकी ओबेसिटी से रिलेटेड है। अब आप समझिए इसका नुकसान। ओबेसिटी मतलब मोटापा, मोटापा रहेगा बच्चे का 15 साल के बाद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जी, जो हमने अभी चर्चा करी कि जब एंटीबायोटिक लेने का नुकसान क्या है कि आपके अंदर अच्छे कीटाणु बैठे हुए हैं आपके, जी, तभी आपका सब कुछ चल रहा है। जी, जैसे आप एंटीबायोटिक उस बच्चे को देते हो जहां जरूरत नहीं है तो वो उसके पूरी फ्लोरा चेंज कर देता है। ओके, गट फ्लोरा, गट फ्लोरा जो होती है। अब आप देख रहे हैं कि आपने जरूर सुना होगा, अब हम कहाँ पहुंच गए, वापस हम फीकल ट्रांसप्लांट पे पहुंच गए हैं। ओके, कि देखिए कि अदरवाइज अगर हम अपनी चीज को संभाल के रखें तो हम अब आप फीसेस ट्रांसप्लांट कर रहे हैं पेशेंट में उनको अच्छे बैक्टीरिया देने के लिए, तो हम पहले से क्यों ना संभाल करें। जैसे कई कंट्रीज के अंदर आप अभी भी हाई एंड एंटीबायोटिक, जैसे नीदरलैंड्स है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे वो अभी भी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स जो है MP जेंटा मेट्रो से ठीक कर रहे हैं। हाई एंड एंटीबायोटिक्स वो नहीं लेते। और हमारे देश में भी हमारे ज्वलंत उदाहरण है केरला स्टेट, जहां वो उन्होंने इस पे रोक लगाई कि आपको प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर कि जब तक आपकी लैब टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है माइक्रोबायोलॉजी की कि ये इसके लिए सेंसिटिव है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके बाद आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो इस तरह की जब हमारी गाइडलाइंस और वो सब रहेंगी तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर लगातार काम करते रहते हैं, और PGI में ऐसे बहुत से मरीज आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा उत्तर भारत का एम्स के बाद अगर कहें तो इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पे ऐसे मरीज आते हैं जिनके अंदर कई बार पता नहीं लगता कि ICU में मरीज है और अचानक जो है वो मरीज की डेथ हो गई। उसका कारण डॉक्टर्स को भी मालूम नहीं चलता कि कारण क्या रहा।
तो इस तरह की सर कोई रिसर्च वगैरह है कि जिसमें पता लगे कि हाँ ये हाँ हाँ डेथ्स का बिल्कुल कारण क्या रहा है? बिल्कुल। यहाँ पे देखिए पीजीआई में हमारे बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि हमारे हर सोमवार और हर बुधवार को हम उसको बोलते हैं सीपीसी बोलते हैं। ओके। तो वहाँ पे हम जैसे आपने दिया कि जिस मरीज की एकदम से डेथ हो गई और हमें कारण नहीं पता चला तो फिर उसकी ऑटोप्सी होती है और फिर सुबह 8 से 9 जब ये सीपीसी होती है तो उसका फिर पोस्टमार्टम के बाद जो फाइंडिंग्स आई वो जी पैथोलॉजिस्ट सब क्लिनिशियंस के आगे वो प्रेजेंट करता है जी जी कि इसका ये कारण था। जी जी तो जी। तभी हमारे ये इंस्टीट्यूट्स खड़े हुए हैं और तभी हमारे यहाँ से सारे शोध निकलते हैं कि हम अल्टीमेटली हम जानना चाहते हैं कि किस कारण से, फिर हम उस कारण को ढूंढते हैं उसके बाद भी। जी। अब काली खांसी की बात करें जहां से शुरुआत करी थी, जी काली खांसी से बचने के लिए किस तरह से जो है आगे एक आम आदमी को बढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को किस तरह से बचाएं? हाँ, तो उसमें यही है कि माता पिता के लिए ये संदेश है कि आप अपना बच्चा जब, क्योंकि नॉर्मली वायरल होके वो खांसी हो जाती है, जी। लेकिन अगर वो 5-7 दिन से नहीं, और जैसे हमने लक्षण बताया कि वूप करके अगर ऐसे बड़ी दिक्कत हो रही है सांस लेने, बच्चा नॉइज करता है, एक लंबा इंस्पिरेशन होती है, तो वो माता पिता थोड़े सतर्क हो जाएं। तो अगर 5-7 दिन में नहीं ठीक हो रही है तो अब तुरंत अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं, नंबर 1। नंबर 2 कि जब डॉक्टर आपको वो लैब टेस्ट कराएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये वायरल है या बैक्टीरियल और इस काली खांसी है इस बच्चे को, तो हम जो डॉक्टर आपको दवा लिखता है तो आप वो एंटीबायोटिक अपने वो लीजिए और पूरे लीजिए, कोर्स करना है। ये नहीं कि आपने चलो अब आराम हो गया 2 दिन के अंदर अभी हम कर देते हैं। जब डॉक्टर क्लिनिकली एग्जामिन कर ले कि हाँ ठीक है, उसके बाद आप उनके निर्देश के बाद ही उसको बंद करें। और तीसरा है कि वैक्सीनेशन, जी वो बचाव के लिए है कि जी। जैसे हमारे जो बच्चे हैं पैदा होते हैं तो उसी पे हम जैसे डीपीटी आपकी वैक्सीन है जिसके अंदर पी पर्ट्यूसिस के लिए स्टैंड करता है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, तो वो आप वैक्सीनेशन अपने बच्चों की कराएं कि जिससे उनको आगे ये समस्या ही ना झेलनी पड़े। ये रिसर्च जो आपने करी, आपने बताया कि लगभग 2017 से 2015 से 2015 से ये चल रहा है, और जी। ये वाला जो हमने इस शोध के लिए हमने 2019 से 2023 तक सैंपल 900 प्लस सैंपल्स लिए, 935। आपके साथ और कौन कौन इस रिसर्च में रहे हैं डॉक्टर? हाँ, हमारे साथ वो टीम रही है, मैं अपना जो हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, फिर हमारे, और ये हम शोध जो हमारा हुआ है, हमने 2021 में हिंदुस्तान से पहली बार एक नया ही स्पीसीज निकाला जिसे हमने ही नाम दिया। नहीं तो ये शोध जनरली यूएस और यूरोप से ही आता है, बट अब हमारे पास भी सब प्रकार की, ये सरकार ने जैसे अपग्रेड किया है सारे इंस्टीट्यूट्स को, तो हमारे पास उसी विश्व स्तर की अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है ओके। वो सब करने के लिए, इसीलिए वो संभव हो पाया। फिर दूसरा आपके जो सपोर्ट रहती है ऑफ कोर्स टू आवर वर्दी डायरेक्टर, वो सपोर्ट्स ऑल द फैकल्टी मेंबर्स की आप अपना शोध कीजिए जिस प्रकार की सहायता है, तो वो अपना आगे से हमारी मदद करते हैं हमारे लैब को अपग्रेड करने में, हमारे को सपोर्ट करने में, तो तभी फिर ये आपका शोध ऐसे निकल के आता है। फिर हमारा जो जो कार्य चल रहा है वो हमारा इम्टेक के साथ चल रहा है, वो जैसे हमने 2021 में निकाला वो हुआ जी। और नया बैक्टीरियल स्पीसीज निकल के आया, फिर ये वाला, फिर उसके बाद जो हमारी फंडिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे हमारी आईसीएमआर है, डब्ल्यूएचओ है, तो जो हमारे को प्रोजेक्ट में फंडिंग आती है, तो भारत सरकार की तरफ से ये जो सारी हमारी शाखाएं खुली हैं जी। तो वो फिर हमें सीएसआईआर, वो सारे फिर डीबीटी, डीएसटी, वो सारे हमारे। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ आम आदमी के लिए, उसमें यह है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस और उसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस कुछ होते हैं, तो इनमें कौन कौन सी बीमारियां पर्टिकुलरली जो है एक आम आदमी को प्रभावित करती है, अगर बैक्टीरियल में कहें, वायरल में कहें और फंगल में कहें? हाँ, ये तो देखिए मोटे तौर पे ये तो तीनों तरह के ही आपको किसी को भी निर्भर करता है, किसी भी मरीज को वो कर सकते हैं। जैसे अब आपका सिंपल अगर हम ले लें कि नेल इन्फेक्शन है, जी। तो वो जनरली आपका फंगस निकलेगा कि आपने किसी ने अपना हाइजीन मेंटेन नहीं किया। फिर आपका वायरसेस, तो कोरोना हमारे सामने से ही निकला है, जी। राइट, आपको जो वायरल है वो चेंजिंग सीजन में एक दूसरे को हम पकड़ लेते हैं। तो बैक्टीरियल भी, जैसे हमारा टीबी हमारे लिए घातक बीमारी है, फाइन, तो वो मतलब ये तीनों ही आपका इसमें सर जैसे डेंगी है, हाँ हाँ या इंसेफ्लाइटिस है, मेनिंजाइटिस, या आपका तीसरा जो है चिकनगुनिया वगैरह, ये बीमारियां जो है, जो
हाँ ये वायरल, पैडी स्टेट्स होती हैं हाँ हाँ जहाँ पे रोपिंग होती है उसकी, तो वहाँ पे ये हाँ ज़्यादा रहती है। तो या ये वायरल इन्फेक्शंस हैं और हाँ, ये आपकी वायरल है, जैसे आपका लेकिन सिम्टम इसके बैक्टीरियल जैसे भी लगते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन सिंपल ले लो, डेंगू ले लो, चिकनगुनिया ले लो, तो हम्म। उसमें फर्क करना बड़ा मुश्किल है कि सिंपल वायरल हाँ है। नहीं, वो आप चिकित्सक पे छोड़ दीजिए, हमारे कुछ कुछ लक्षण होते हैं जो हम इनको पहचान पाते हैं, जी फिर जी उसके बाद हमारी लैब सपोर्ट रहती है, जी फिर वो हमें डायग्नोज करके वो बता दें, जैसे डेंगू में आपका प्लेटलेट लो हो जाएगा, फिर जी बाकी आपके लक्षण हैं, जी तो उस तरह से फिर चिकनगुनिया में जॉइंट्स में बड़ा ज़्यादा पेन होगा, जी। तो उस तरह से हम इन चीज़ों को फिर लैब डायग्नोसिस जब हमारे पास आता है, या तो आप ब्लड सैंपल से या उनका सीरोलॉजी करके फिर हम वो जी फाइनल डायग्नोसिस हम निकाल लेते हैं। सर, ऐसा कौन सा मामले रहे होंगे पीजीआई, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मरीज कई स्टेट्स के आते हैं हम्म, और उसमें आप रोजाना जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जूझते हो कि किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहा है, बीमारी क्रिएट कर रहा है, तो जिसमें आपको लगा हो कि ये वाकई में जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, या ज्यादा दिक्कत इसने जो है लोगों के लिए परेशानी खड़ी करी, हाँ हाँ तो इस तरह के कुछ केसेस या जानकारी बता सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में? हाँ, उसमें जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 10-15 साल पहले एक पेशेंट का वो हार्ट का बाईपास वगैरह हुआ, उसके बाद उन्होंने डिस्चार्ज होना था, जी तो लेकिन उनके चेस्ट एक्सरे पे शेडोज आ गई, जी तो इन्फेक्शन वो आ गया। जी तो अब उस पे जब हमने देखा तो वो एक निमोनिया सा हो गया, और उसके बाद वो एंटीबायोटिक भी दे रहे, जी। और लेकिन आराम नहीं आ रहा। हम्म। तो फिर हम जैसे एज अ टीम हम पीजीआई के अंदर वो हम काम करते हैं, तो वो कॉल आई तो हमने जाके बेड साइड पे डिस्कस किया, जी तो फिर उसका सैम्पलिंग की, तो हम्म उसके अंदर जो हमने 2021 में नया स्पीसीज निकाला था, हम्म तो वो वाला ऑर्गेनिज्म जिसको हम स्टेनोटोफोमनास बोलते हैं, उसके अंदर वो आया। अब उसके अंदर क्या है, हम्म अब ये जो बैक्टीरिया हैं, हम्म कुछ बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक है, हम्म वो हम उसको इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, हम्म कि मतलब वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस बैक्टीरिया के पास ऑलरेडी कुछ ऐसे, सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो कुछ ऐसे जीन्स हैं कि वो उस एंटीबायोटिक को तोड़ देते हैं। हम्म तो वो इन्फेक्शन की वजह से वो जो एंटीबायोटिक उस मरीज को चल रहा था, हम्म वो काम नहीं कर रहा था। हम्म तो हमने फिर जब ये देखा कि अरे ओहो, ये तो ये ऑर्गेनिज्म है, और हालांकि वो लैब के अंदर उसको दिखा देगा कि ये दवा काम कर सकती है, लेकिन बॉडी में वो नहीं काम करती। तो ये हमें थोड़ा, यही हम एक एज अ टीम जब काम करते हैं तो हमें ये चीज़ें मालूम हम पड़ती पड़ती हैं, और हम फिर मरीज को ठीक, तो वैसे ही इस मरीज में हुआ, हमने सिंपल उस एंटीबायोटिक को बंद किया है। और दूसरा एंटीबायोटिक चेंज करके जैसे ही किया, वो मरीज ठीक हुआ और अपना छुट्टी हो गई, नंबर 1। ठीक। सर, एक ट्यूबरकुलोसिस का जैसे हम जनरली देखते हैं कि छाती का इन्फेक्शन, छाती का अगर हो, चेस्ट का टीबी, तो वो इन्फेक्शियस भी होता है, नंबर हाँ, 1। नंबर 2, टीबी और भी बॉडी के पार्ट्स में, जैसे बोन टीबी हो गया या ब्रेन टीबी हो गया या आइज का टीबी हो गया, या तो उसमें और इसमें कितना फर्क रहता है और किस तरीके से जो है इस के ऊपर काबू पाया जा सकता है? देखिए, आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है पीजे के अंदर, जी एम्स में भी, जी। आपका बैक्टीरियोलॉजी का वो अलग है, टीबी का अलग है। ओके। तो टीबी के लिए हम अलग से ही टीम हमारी काम करती काम है। करती है, ओके। बाकी तो क्योंकि ये बिल्कुल अलग से आपको हैंडल करना पड़ता है, जी और इस इन ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टीज हैं इस कीटाणु की, वो जी अलग हैं। जी जैसे मैं सिंपल उदाहरण दूं कि आपका, हम जैसे इनको जब माइक्रोस्कोप के अंदर पहचान करते हैं हम इनकी, जी बैक्टीरिया की, कीटाणु की, तो उसके लिए जो स्टेनिंग है वो बाकी सबके लिए, टाइफाइड के लिए, आपका इक्लाई के लिए और उनके लिए अलग है, लेकिन इस टीबी के लिए अलग तरीका है, क्योंकि इसकी सेल वॉल इतनी मोटी होती है कि वो स्टेन जो रूटीन में हम यूज करते हैं वो घुस नहीं पाता। तो ये इसलिए इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये तो जांच के उससे आ गया। इलाज जो है टीबी के अंदर, जैसे मैं पता है कि हमें मिनिमम 6 महीने तक तो देनी पड़ती है टीबी की दवाई, यहाँ पे ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया के अंदर हम, आपको पता है टाइफाइड भी है तो 5-7-10 दिन देके वो ठीक हो जाता है, लेकिन इसके अंदर तो इसलिए ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए आपके इसके रेजिमेंट बने हुए हैं, इसीलिए हमारे देश की प्राथमिकता है ये कि हमारे टीबी की वजह से हमारे मरीज जान ना पाए, तो उन दवाई एक को अलग। साधारण भाषा में कहें, पहले एक लक्ष्मण रेखा आती थी, अगर उसकी लाइन खींच दी लक्ष्मण रेखा की, तो जो कीड़े मकोड़े हैं या कॉकरोच हैं वो हाँ उसको पार नहीं कर पाते हाँ थे, हाँ या हिट है
या मच्छर मारने का बेगॉन स्प्रे है, हाँ। उसके ऊपर छिड़कते थे तो वो मर जाता था। लेकिन अब देखने में ऐसा आ रहा है कि उन्होंने भी इम्यूनिटी बूस्ट कर ली है। तो हाँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किस तरीके से जो है अपने आप की इम्यूनिटी हाँ। बूस्ट करता है, इसके बारे में आप बता पाएंगे सर कुछ? उसका मैं आपको क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ, सेमिनल टाइफी का। जी ये जो टाइफाइड वाला जो बैक्टीरियम है, जब हमने पहले 20 साल जब मैं एमडी कर रहा था, तो उस टाइम हमने जब पेपर हमने वो पब्लिश किया था जी। ब्राजीलियन जर्नल फिशरीज में, तो उस टाइम पे जब हमारा जो एंटीबायोटिक नहीं काम कर रहे थे वो ज़्यादा थे उस समय, उसमें उसके अंदर इसने क्या किया, मैं साधारण भाषा में समझाऊंगा, उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो वो जो जीन थे इसके पास थे कि वो एंटीबायोटिक ये तोड़ देता था उस, तो ACCOT हम उसको बोलते हैं। अभी हमने जब दोबारा पीजीआई में फिर किया जी तो इस टाइम पे क्योंकि हमने वो ड्रग्स यूज करनी बंद कर दी, तो बैक्टीरिया क्या करता है कि जब अब उसको जरूरत नहीं है वो जीन कैरी करने की, तो वो छोड़ देता है उनको। तो अब हमारा दोबारा से वो सेंसिटिव आ गया क्योंकि अब उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा, वो जी। एक उसके लिए खतरा नहीं है। जी तो ये क्योंकि फिर एक प्रश्न मन में उठता है कि भाई वो क्यों कैरी करता रहे, उसको क्या नुकसान, वो नहीं, वो जी। बैक्टीरिया के लिए भी वो मुश्किल होता है उसको कैरी करना, जब उसको जरूरत नहीं है तो वो छोड़ देता है। जी तो इसीलिए अभी मैं जैसे यहाँ PGICH नोएडा में लेक्चर ले रहा था, तो वहां पे वो बात हुई कि हम सिंपल एम्पिसिलिन है, अब आजकल हम बहुत कम यूज करते हैं जी। राइट। अब तो हम सिप्रो और उसकी हम उसके ऊपर कैटेगरी एजिथ्रो के। की बात करते जी, हैं, जी, ठीक है जी। तो वो सिंपल दवा, जी मेरे को खुशी हुई वहां पे जब लेक्चर के बाद बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो अब टाइफाइड के अंदर हम एम्पिसिलिन दे रहे हैं बच्चों को, ओके एडल्ट्स को, जी। सिंपल सेप्ट्रान दे रहे हैं हम, डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं, डॉक्सी हम इसमें टाइफाइड इसमें के लिए, टाइफाइड में नहीं देते। हाँ बट जी यस डॉक्सी भी हम दे रहे हैं रिकेट से। जी। तो मतलब कहने का ये कि अगर हम पहले वाले सालों में देखें जब हमने बहुत ज्यादा उसको यूज किया, तो बैक्टीरिया भी स्मार्ट हो गया और उसको उसने अपना तरीका अपना लिया, जीन अपने ले लिए। लेकिन जब उसको खतरा हटा तो उसने फिर वो जीन छोड़ दिया, और हम फिर दोबारा से, अब जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो हमारे डॉक्टर्स हम फिर से अपनी वही एंटीबायोटिक हम अपने यूज कर रहे हैं। जी जी। तो ये लड़ाई वो अपनी चलती रहती रहे। है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विकास गौतम, प्रोफेसर हैं पीजीआई में माइक्रोबायोलॉजी के। उन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर हमसे बात की और अपनी जो काली खांसी के लिए बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में बताया कि किस तरह से बीमारी जो है आगे बढ़ती है और कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है। उनका कहना है कि अगर वैक्सीनेशन सही समय पर माँ बाप करवाएं और डॉक्टर के पास लंबी खांसी हो जाए तो बच्चे को ले जाएं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। साजिन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश से। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।